चलिए अभी सबसे पहले देखते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज पर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्लियर है? इट इज एन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज मीन्स is a non-procedural language. Non-procedural language means what rather than how. ठीक है, what rather than how means हमें क्या डेटा चाहिए हम वो बताएंगे, हमें कैसे चाहिए ये हम बताने नहीं वाले हैं। ठीक है, मतलब हम कोई भी प्रोसीजर लिखने वाले नहीं। क्लियर है? सो एसक्यूएल कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। फर्स्ट वन इज बीडीएल, सेकंड वन इज बीएमएल एंड थर्ड वन इज बीसीएल. It stands for data definition language, DML stands for data manipulation language, and third one is data control language. DDL stands for data definition language, which is used to define the data present in the database. Clear है? DDL language defines the data present in the database. So the commands under DDL are create, drop, alter, truncate, and rename. Okay. So this query language works on the structure of the database. क्लियर है कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। अब क्रिएट करूंगा मैं, टेबल क्रिएट कर रहा हूं, उसमें हम डेटा डिफाइन करेंगे कौन कौन से पर्टिकुलर कॉलम्स रहेंगे, कौन कौन से उनके डेटा टाइप रहेंगे। ड्रॉप मतलब हम क्या करेंगे, उस टेबल को ड्रॉप करेंगे। अल्टर मीन्स हमें अल्टर करूंगा, मतलब मैं उसको क्या करूंगा, चेंज करूंगा, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करूंगा। मैं कोई कॉलम नहीं चाहिए, कोई कॉलम मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना है या मुझे कोई कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर टेबल को अल्टर करूंगा। ठीक है। ट्रंकेट मीन्स ट्रंकेटिंग द टेबल। ट्रंकेटिंग मीन्स डिलीटिंग ऑल द टेबल, ऑल द डेटा फ्रॉम द टेबल, डिलीटिंग ऑल द डेटा फ्रॉम टेबल, that is truncated. Clear है? And last one is the rename. ठीक है, rename means renaming the table. These are the data definition languages which works on the data present in database, or it is used to define the structure of the database. Second one is data manipulation language, which is used to manipulate data from the database. It is used to manipulate the data present in the database. Sir, Command under the drop is used for dropping the table. Dropping means deleting the table. यहाँ पे लिख देता हूँ creating the table or database. Second one is dropping. Dropping means deleting the table from the table. Manipulate the structure of the table, and this is used for renaming the table. अगर मुझे टेबल का नेम चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, रीनेम करूंगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो वर्क्स हैं ये सब क्या कर रहे हैं, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, कि इसमें क्या पर्टिकुलर कॉलम होने चाहिए, कौन से कॉलम नहीं होने चाहिए, और उनका क्या डेटा टाइप होना चाहिए, उसमें क्या कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए, ये हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, डीडीएल क्वेरी में। सेकेंड वन इज डीएमएल क्वेरी. डीएमएल मीन्स मैनिपुलेशन लैंग्वेज. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मीन्स यूज टू मैनिपुलेट डेटा इन द डेटाबेस. जो भी डेटा हमें इंसर्ट करना है या मुझे डिलीट करना है या मुझे अपडेट परफॉर्म करना है या फिर मुझे मर्ज करना है दो टेबल को या फिर मुझे सेलेक्ट करना है. नाउ दिस सेलेक्ट स्टेटमेंट
is nowadays name as data query language. क्लियर है? अब यहां पर देखते हैं इंसर्ट मीन्स मैं क्या करूंगा, इंसर्टिंग डेटा इन दी टेबल. डिलीट मीन्स डिलीटिंग डेटा फ्रॉम दी टेबल, जो भी डेटा मुझे डिलीट करना है. और थर्ड वन इज अपडेटिंग डेटा फ्रॉम दी टेबल. And this is used for merging data from many tables. Clear? अब फिफ्थ कैटेगरी आ जाती है सेलेक्ट. सेलेक्ट मीन्स सेलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ टेबल, और यू कैन से क्वेरिंग डेटा फ्रॉम अ टेबल और रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम अ टेबल. तो ये होता है रिट्राइवल पर्पस के लिए. तो अब रिट्राइवल से हमारा कुछ डेटा मैनिपुलेट तो नहीं हो रहा है, मैनिपुलेट नहीं हो रहा है, इसलिए नाउ अ डेज दिस इज नोन एज डेटा क्वेरी लैंग्वेज. क्लियर है? थर्ड वन इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, which is used for controlling access to the database. ठीक है, कंट्रोलिंग एक्सेस टू द डेटाबेस मीन्स मुझे क्या करना है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना है. ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा DCL क्वेरी. ठीक है, ऑथराइजेशन मीन्स which user is allowed to access my database and which user is not allowed to access my database. So the commands under this are grant and revoke. Is granting access privileges to the user and revoking access privileges from the user. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल का मुझे एक्सेस दूसरे यूजर को देना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको ग्रांट करूंगा. उस यूजर को मैं क्या करूंगा, ग्रांट करूंगा कि आप इस टाइप का एक्सेस कर सकते हैं. इस टाइप का एक्सेस मींस मैं उसको या तो इंसर्ट करने का प्रिविलेज दूं, या तो मैं उसको डिलीट करने का प्रिविलेज दूं, या तो मैं उसको सेलेक्ट करने का प्रिविलेज दूं. तो जो भी मैं दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, सेलेक्ट है ये. ठीक है, तो जो भी एक्सेस प्रिविलेज मुझे ग्रांट करने हैं उस यूजर को, तो मैं क्या करूंगा, ग्रांट कमांड से करूंगा. रिवोक कमांड से हम क्या करेंगे, रिवोक करेंगे. रिवोक करेंगे मतलब अब मैं उसको वो क्या कर रहा हूँ, एक्सेस प्रिविलेज वापस ले रहा हूँ. मतलब अब मैं उससे ये वापस कर दे रहा हूँ कि आप अब इंसर्ट नहीं कर सकते, या अब आप डिलीट नहीं कर सकते, या अब आप सेलेक्ट नहीं कर सकते. जो भी एक्सेस प्रिविलेज मुझे उससे रिवोक कराने हैं तो मैं क्या करूंगा, उसको रिवोक करूंगा. क्लियर है? So this is all about SQL query languages. इसके अलावा एक और आता है which is TCL, is known as Transaction Control Language, which stands for Transaction Control Language, which is used to control the transactions. What is transaction? Transaction is an unit of work done in the database. Unit of work done means मैं database में अगर भी insert कर रहा हूँ, कुछ भी delete कर रहा हूँ, कुछ भी update कर रहा हूँ, that is one transaction. ठीक है, that constitutes one transaction. ठीक है, तो उस transaction को मुझे क्या करना है, control करना है. तो control करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, transaction control language यूज करेंगे. तो उसमें जो commands आते हैं वो आते हैं commit, rollback and save point. Commit means committing the transaction. Committing the transaction means changing or saving all the changes, saving all the changes and by user into database. Rollback means rolling back the transaction, rolling back the transactions. That means
रोलिंग बैक द ट्रांजैक्शन स्पेस, जो भी मैंने चेंजेस किए हैं उसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्ट कर रहा हूँ, मैं उसको चेंजेस परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। जो भी चेंजेस मैंने किए हैं तो मैं क्या करूंगा, अनडन करूंगा, ठीक है, या फिर मैं क्या करूंगा, इग्नोर। सो इग्नोरिंग all the changes done by user, ठीक है, and save point creates the intermediate point। इंटरमीडिएट पॉइंट्स मींस मुझे क्या करना है कि मैंने ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया, मैंने एक इंसर्ट किया, एक डिलीट किया या दो इंसर्ट किया, ठीक है, तो उसका मैंने एक इंटरमीडिएट पॉइंट बना दिया, ठीक है, उसका फिर से मैं कुछ ऑप्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, फिर मैंने एक सेव पॉइंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टार्टिंग का दो जो इंसर्ट किया था वो मेरे पास रहना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो मैंने क्या किया है, जो डिलीट किया है वो मेरे पास नहीं रहना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, रोल बैक करूंगा दैट पर्टिकुलर सेव पॉइंट, ठीक है। जब तक मैं कमिट परफॉर्म नहीं करूंगा तब तक कोई भी चेंजेस डेटाबेस में चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो सेव पॉइंट जो क्रिएट होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट्स रहते हैं, जहां उस इंटरमीडिएट पॉइंट तक मैं क्या कर सकता हूं, पहुंच के वहां तक की स्टेट को मैं डेटाबेस में सेव कर सकता हूं। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट डीडीएल, डीएमएल एंड डीसीएल क्वेरी लैंग्वेजेस। ये मैंने अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया है, लैब में हम इनके क्या करेंगे, पूरे सिंटेक्स के साथ इसके एग्जांपल्स परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? अगर एग्जाम में पूछा या वाइवा में पूछा जाए कि एसक्यूएल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, सो इट कंटेन्स ऑफ 3 पार्ट्स, डीडीएल, डीएमएल एंड डीसीएल, ठीक है। ये डीसीएल और ये डीक्यूएल आप नहीं बताएंगे, क्लियर है? क्योंकि ये जो टीसीएल है ये डीएमएल ऑपरेशंस को ही एग्जीक्यूट कराता है, जो डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वही ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन्हीं को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। सो जो टीसीएल है वो भी एक काइंड ऑफ डीसीएल कमांड ही है जो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप पूछा जाए कि एसक्यूएल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, सो इट इज डीडीएल, डीएमएल एंड डीसीएल। 3 टाइप्स ऑफ क्वेरी लैंग्वेजेस आर डिफाइंड इन एसक्यूएल। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं डेटाबेस यूजर्स में। डेटाबेस यूजर्स मींस मेरे पास जो डेटाबेस है या सिस्टम में हमने कुछ डेटाबेस क्रिएट किया है या कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने कोई डेटाबेस क्रिएट किया है, तो उन डेटाबेस को कौन कौन से यूजर किस किस टाइप से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे डेटाबेस यूजर्स, ठीक है। दैट मीन्स किस टाइप का इंटरेक्शन हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमने क्या किया, यूजर्स को डिवाइड किया है। तो जो यूजर्स हैं वो हमारे हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सोफिस्टिकेटेड यूजर, स्पेशलाइज्ड यूजर, नैव यूजर। क्लियर? इसके आगे एक और आना चाहिए विच इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर है? तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन प्रोग्रामर। सो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स आर द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम थ्रू डीएमएल कॉल्स, ठीक है, डीएमएल कॉल्स एम्बेडेड इन ए प्रोग्राम रिटन इन होस्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर मतलब एक ऐसा प्रोग्रामर है जिसको किसी न किसी होस्ट लैंग्वेज का नॉलेज है, ठीक है। होस्ट लैंग्वेजेस मींस या तो सी हो सकती है, या तो पीएलआई हो सकती है, या तो पास्कल हो सकती है, या तो आपका जो विजुअल बेसिक हो सकता है, जावा हो सकता है, ठीक है। एनी काइंड ऑफ होस्ट लैंग्वेजेस में वो क्या करेगा, जो प्रोजेक्ट बनाएगा वो या जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम वो राइट करेगा, उस प्रोग्राम में क्या करेगा, डीएमएल कॉल्स को एम्बेड करेगा। डीएमएल कॉल्स जैसे मैंने अभी आपको बताया, डीएमएल क्वेरी में क्या क्या आता है, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट, मर्ज, ये सब जो कमांड्स आ रहे हैं उनको क्या करेगा, एम्बेड करेगा पहले किसमें, होस्ट लैंग्वेजेस, ठीक है। होस्ट लैंग्वेजेस क्या क्या हो सकती हैं, जो भी आपकी फ्रंट एंड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप PHP MySQL पढ़ने वाले हैं तो PHP भी एक क्या है, होस्ट लैंग्वेजेस है, जिसके अंदर आप क्या करें, SQL क्वेरीज एम्बेड करेंगे, ठीक है। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप क्या करेंगे, SQL क्वेरीज एम्बेड करेंगे, ठीक है। सो दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आप प्रोग्राम्स आप राइट करते हैं, जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर उस प्रोग्राम को राइट करेगा इस होस्ट लैंग्वेजेस में, उन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। And the DML pre-compiler converts these DML calls
टू नॉर्मल प्रोसीजरल कॉल्स इनटू अ होस्ट लैंग्वेज। ठीक है, अब जो होस्ट लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर और इंटरप्रेटर हम क्या करते हैं उन हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करते हैं किसमें, हम मशीन लेवल लैंग्वेज, ताकि मशीन उसको अंडरस्टैंड कर सके और मशीन उसको अंडरस्टैंड करके एग्जीक्यूट कर सके। हमें जो है एग्जीक्यूट करना रहता है वो रहता है मशीन कोड ही एग्जीक्यूट कराना रहता है। ठीक है, तो अब ये जो होस्ट लैंग्वेजेस में जो आपने हाई लेवल कोड लिखा है उसको तो कन्वर्ट कौन कर देगा, जो आपका कंपाइलर और जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, उन होस्ट लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अब जो एसक्यूएल क्वेरीज जो डीएमएल कॉल्स आपने एम्बेड की हुई है उसके लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, उसमें हमें चाहिए रहेगा डीएमएल प्री कंपाइलर। ठीक है, प्री कंपाइलर मींस जो पहले इनको कन्वर्ट करके हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ताकि वहां का जो हाई लेवल लैंग्वेज का कंपाइलर है वो क्या कर सके, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो ये डीएमएल कॉल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उसमें डीएमएल प्री कंपाइलर रहता है जो कन्वर्ट करता है उन डीएमएल कॉल्स को नॉर्मल प्रोसीजरल कॉल्स इन ए होस्ट लैंग्वेज। नॉर्मल प्रोसीजरल कॉल्स मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, फिर हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को उसका जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो जिस भी टाइप का वो होस्ट लैंग्वेज यूज करता है उसके हिसाब से वो क्या करता है, मशीन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो द होस्ट लैंग्वेज कंपाइलर देन जनरेट्स द ऑब्जेक्ट कोड। Then some special types of programming languages combine Pascal-like control structure with control structures for manipulation of the database. तो Pascal एक ऐसी लैंग्वेज है या ऐसी टाइप की और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो क्या करती है, डायरेक्टली उसको क्या करती है, मैनिपुलेट करती है डेटाबेस। ठीक है, मतलब ऐसे प्रोसीजर्स लिखे जा चुके हैं उनमें जो डायरेक्टली क्या करते हैं, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंबाइन होकर क्या करते हैं, उन डीएमएल कॉल्स को डायरेक्टली डेटाबेस में मैनिपुलेट करने का काम आते हैं। सो दीज लैंग्वेजेस आर नोन एज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। क्लियर है, तो यहाँ पर हम फॉर्म्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म्स मतलब जैसे हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो किसी न किसी लैंग्वेजेस में लिखा गया है। तो उसमें कुछ फॉर्म्स ओपन होते हैं जिसमें आपको कुछ इनपुट लेता है कि यूजर नेम का इनपुट बताइए या लाइब्रेरी कार्ड नंबर बताइए, ठीक है, या स्टूडेंट आईडी बताइए, जिसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं कि रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि इस यूजर को कौन कौन सी बुक्स एलोकेट की गई। ठीक है, तो ऐसे कुछ फीचर्स इसमें रहते ही हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट का कोई भी अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें ऐसे कुछ रिपोर्टिंग टाइप के सॉफ्टवेयर्स आपको इंक्लूड करने ही पड़ेंगे, तभी वो डीएमएस का अच्छा एप्लीकेशन माना जाएगा, अदरवाइज वो अच्छा एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। अगर आप सिर्फ इंसर्ट डिलीट अपडेट बने तो कोई मतलब नहीं। इंडस्ट्री में 90% जो कोड लिखा जाता है वो लिखा जाता है डेटा कंट्रोल डेटा क्वेरी लैंग्वेज के लिए। डेटा क्वेरी लैंग्वेज मींस हमें डेटा जनरेट करना है मतलब डेटाबेस से डेटा रिपोर्ट में लाना है, मतलब हमें सेलेक्ट करना है, रिट्राइव करना है डेटा। ठीक है, इंसर्ट डिलीट अपडेट ऑपरेशन बहुत कम परफॉर्म होते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन जो सेलेक्ट ऑपरेशन है वो सबसे ज्यादा परफॉर्म होते हैं। क्लियर है, तो ऐसे रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर उसमें आपको इंक्लूड करने ही पड़ेंगे। सो दिस टाइप ऑफ यूजर इज नोन एज एप्लीकेशन प्रोग्रामर। मतलब ये पहले क्या करेगा, ये पहले होस्ट लैंग्वेज में एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट करेगा, फिर उस एप्लीकेशन प्रोग्राम से वो क्या करेगा, डेटाबेस को एक्सेस करेगा। सेकंड आ जाते हैं सोफिस्टिकेटेड यूजर। सो सोफिस्टिकेटेड यूजर इंटरेक्ट विद द सिस्टम विदाउट राइटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। मतलब ये क्या करेगा, ये कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट नहीं करेगा। ठीक है, दे फॉर्म रिक्वेस्ट बाय राइटिंग क्वेरीज इन ए डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, मतलब इसको डेटाबेस का अच्छा नॉलेज है, ये क्या करेगा, एक क्वेरी प्रोसेसर यूज करेगा या क्वेरी टूल यूज करेगा। ठीक है, क्वेरी टूल्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ओरेकल में हम लोग यूज करते हैं क्वेरी टूल एसक्यूएल स्टार प्लस। ठीक है, तो एसक्यूएल स्टार प्लस एक क्वेरी टूल है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे लैब के सारे क्वेरीज हम उसी में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेरी टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल एसक्यूएल आई स्टार प्लस है, एसक्यूएल वर्कशीट है, टोड है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेरी टूल्स जो है मार्केट में हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस में। ठीक है, तो उन क्वेरी टूल्स में पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा डेटाबेस से, और डेटाबेस में कनेक्ट होने के बाद उसको एक इंटरफेस मिलेगा जहां पे वो क्या कर सकता है, क्वेरी लिख सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये क्वेरी राइट करेगा और डायरेक्टली क्वेरी जो भी जिस प्रकार की क्वेरी राइट करेगा उस टाइप का उसको वहां पर एक्सेस मिलेगा। सो दीज आर सबमिटेड टू अ क्वेरी प्रोसेसर। ठीक है, तो ये जो भी क्वेरी टूल्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं,
क्वेरी प्रोसेसर यूज करते हैं, जो उन क्वेरीज को प्रोसेस करके क्या करता है, उनमें से जो डीएमएल स्टेटमेंट्स हैं उनको क्या करता है, डेटाबेस मैनेजर मॉड्यूल तक पहुंचाता है। ठीक है, मतलब जो भी आपने डीएमएल क्वेरी लिखी उसको क्या करता है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके डेटाबेस मैनेजर मॉड्यूल में पहुंचाता है, और वो डेटाबेस मैनेजर मॉड्यूल क्या करता है, उन डीएमएल क्वेरीज को प्रोसेस करके उस टाइप का उसको एक्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली क्वेरी टूल में कनेक्ट कर रहा है, क्वेरी टूल से कनेक्ट होकर क्या कर रहा है, वो डीएमएल क्वेरीज डायरेक्टली लिख रहा है आपके डेटाबेस में। थर्ड वन इज स्पेशलाइज्ड यूजर। ठीक है, अब स्पेशलाइज्ड यूजर्स जो रहते हैं वो एक स्पेशल पर्पस डेटाबेस एप्लीकेशन को ही यूज करते हैं। ठीक है, स्पेशल पर्पस डेटाबेस एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर होता है वो दो टाइप के एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, एक होता है कैड, एक होता है कैम। ठीक है, कैड मींस कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जनरली यूज करते हैं मैकेनिकल एंड सिविल वाले। ठीक है, डिजाइनिंग के लिए या मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल पार्ट्स के लिए। ठीक है, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, जब ये लोग उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो उसमें एक स्पेशल पर्पस डेटाबेस रहता है। ठीक है, और वो उसमें क्या रहता है, पहले से टेम्पलेट्स बनी रहती हैं कि जो हमें अगर कोई बिल्डिंग डिजाइन करनी है तो उस बिल्डिंग में कितनी विंडोज होनी चाहिए, विंडोज की साइज क्या होनी चाहिए, कितने डोर्स होने चाहिए। ठीक है, साइज ऑफ रूम क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब के लिए क्या आता है, स्पेशल पर्पस पहले से एक डेटाबेस रहता है या टेम्पलेट्स बनी रहती है, उन्हीं को क्या करते हैं, उन्हें एक्सेस करते हैं। क्लियर, तो उन पर्टिकुलर कैटेगरीज ऑफ यूजर्स को हम लोग बोलते हैं स्पेशलाइज्ड यूजर्स। ठीक है, या फिर हम उसको बोलते हैं, जैसे हम नॉलेज बेस्ड या एक्सपर्ट सिस्टम्स अगर यूज कर रहे हैं तो उन एक्सपर्ट सिस्टम्स में भी पहले से क्या होता है, एक डेटाबेस फिट रहता है, उसमें कुछ एआई कोड भी जनरेटेड रहता है जिससे वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली उन पर्टिकुलर चीजों को हैंडल कर सके। ठीक है, सो दिस टाइप्स ऑफ यूजर्स आर नोन एज स्पेशलाइज्ड यूजर्स। फोर्थ कैटेगरी इज नैव यूजर। ठीक है, अब एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या है, ऐसा यूजर है जिसके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट करने का नॉलेज है। मतलब वो क्या कर सकता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट कर सकता है, उसके अंदर डीएमएल क्वेरी को क्या कर रहा है, एम्बेड कर रहा है, और फिर उसको क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो उसके पास डेटाबेस का भी नॉलेज होना चाहिए, उसके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए। सोफिस्टिकेटेड यूजर ऐसा है जिसके पास डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए, डीएमएल क्वेरीज लिख सकते हैं कनेक्ट करके। ठीक है, लेकिन नैव यूजर एक ऐसा यूजर है जिसको न तो डेटाबेस का नॉलेज है, नहीं उसको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है, फिर भी उसको क्या करना है, डेटाबेस एक्सेस करना है अपना। ठीक है, तो ये ऐसे अनसॉफ्टवेयर यूजर्स होते हैं, वो इंटरेक्ट विद द सिस्टम यूजिंग परमानेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अब परमानेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एटीएम। तो जो एटीएम मशीन रहती है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम एटीएम कार्ड, अपना एटीएम कार्ड डालते हैं, अपना पिन कोड डालते हैं, और अपने बैंक अकाउंट को हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस किससे कर रहे हैं हम लोग, एक परमानेंट एप्लीकेशन, पहले से एक एप्लीकेशन प्रोग्राम उसमें राइट किया गया है, किसी एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने राइट किया होगा। ठीक है, उस एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने वहां पर फीचर्स दे रखे हैं कि अगर आप अपना कार्ड डालते हैं, अपना पिन डालते हैं, अगर वैलिडेट हो जाता है, सही आपका ही है, तो आपको क्या कर रहा है, अपना डेटाबेस एक्सेस करने मिल रहा है कि आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं, आप चाहें तो पैसे आजकल डाल भी सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसमें से डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब आप उसमें अपने डेटाबेस को आप क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर यूजर को हम बोलेंगे नैव यूजर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है आपका, ठीक है, वहां पे जो यूजर्स बैठे हैं, वहां पे जो लाइब्रेरियंस बैठे हैं, ठीक है, तो वो भी एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं टू एलोकेट बुक्स टू अ स्टूडेंट और बुक्स टू अ फैकल्टी। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर यूजर्स आर आल्सो नोन एज द नैव यूजर्स, क्योंकि उनको डेटाबेस का भी नॉलेज नहीं, उनको एप्लीकेशन प्रोग्राम का भी नॉलेज नहीं, लेकिन उनको एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करने का नॉलेज या उनकी ट्रेनिंग मिली हुई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के उस एप्लीकेशन के थ्रू उन डेटा को एक्सेस कर सकते हैं जो डेटा उनको एक्सेस करने मिला है। ठीक है, तो ये यूज कर रहे हैं परमानेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, which is known as DBA. ठीक है, now database administrator is a person having central control over the data and program accessing those data. ठीक है, सेंट्रल कंट्रोल है किसमें, डेटा एंड प्रोग्राम, मतलब जो डेटा आप स्टोर कर रहे हैं उसका भी एक्सेस कर सकता है, और जो प्रोग्राम्स उन डेटा को एक्सेस कर रहे हैं उनको
कंट्रोल करने का काम किसका है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. So he coordinates all the activities of the database system. The database administrator has a good understanding of the enterprise information resources and needs. मतलब क्या-क्या resources हैं, क्या-क्या उसमें data stored है और उस particular information की क्या need है कि कौन सा data किस user को देना है, ये इसका knowledge database administrator को होना चाहिए. Now the functions of DBA, मतलब DBA क्या-क्या करेगा. First one is the schema definition. ठीक है, schema definition means it defines the original database schema. ठीक है, मतलब जो भी टेबल्स क्रिएट हो रही हैं उसमें क्या क्या फील्ड्स होने चाहिए, उनके डेटा टाइप्स क्या होने चाहिए, ये कौन डिफाइन करेगा? ये डिफाइन करेगा डीबीए. ठीक है, स्कीमा डेफिनेशन और स्कीमा क्रिएशन मींस जो भी टेबल्स क्रिएट हो रही हैं, मतलब जो भी डीडीएल क्वेरी वो लिख रहा है, ठीक है, वो कौन लिखेगा? वो लिखेगा मेनली डीबीए. ठीक है. सेकेंड वन इज स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड डेफिनेशन. स्टोरेज स्ट्रक्चर मींस किस टाइप का स्टोरेज देना है उसको और किस टाइप का एक्सेस मेथड्स प्रोवाइड करना है इन पर्टिकुलर यूजर्स के लिए. ठीक है, उस पर्टिकुलर डेटा के लिए, तो वो भी कौन डिफाइन करेगा? डीबीए ही डिफाइन करेगा. ठीक है. थर्ड वन इज स्कीमा इन फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन. ठीक है, अब एक बार आपने स्कीमा क्रिएट कर दिया, ठीक है, आपने क्रिएट स्टेटमेंट से टेबल क्रिएट कर डाली. ठीक है, आगे चल के आपको उस क्रिएट टेबल में एक कॉलम और ऐड करना था, तो हम क्या करेंगे? अल्टर क्वेरी यूज करके हम क्या करेंगे? उस स्कीमा को मॉडिफाई करेंगे. ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले वो पढ़ाया कि डीडीएल क्वेरीज में क्या क्या कर सकते हैं. तो डीडीएल क्वेरीज हमने देखा था, क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं और रीनेम कर सकते हैं. ठीक है, तो जब मैं अल्टर क्वेरी यूज कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? स्कीमा को मॉडिफाई कर रहा हूं. ठीक है, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी मैं क्या कर सकता हूँ? मॉडिफाई कर सकता हूँ. उसके लिए उसके पास एडमिन टूल्स होते हैं जिसमें वो क्या कर सकता है कि वो पर्टिकुलर एक सर्वर से न करके वो दूसरे सर्वर में डेटा स्टोर करा सकता है. ठीक है, आपका डेटा जो है एक सर्वर में ना स्टोर होके वो दूसरे डेटा सर्वर में स्टोर हो, ये भी कौन करेगा? ये भी करेगा आपका डीबीए. क्लियर है. नेक्स्ट वन इज ग्रांटिंग यूजर अथॉरिटी टू एक्सेस द डेटाबेस. अब डेटाबेस क्रिएट हो गया है, उस डेटाबेस का कौन सा पार्ट किस यूजर को देना है या किस टाइप का प्रिविलेजेस किस यूजर को देना है, ये भी कौन प्रोवाइड करेगा? डीबीए प्रोवाइड करेगा. मतलब कौन सा यूजर कौन सा टाइप का डेटा यूज करेगा या किस टाइप का उसको प्रिविलेज देना है, whether he can insert, whether he can delete, whether he can update, or he can only select the data from the database. Clear? तो ये भी प्रोवाइड करेगा डीबीए. नेक्स्ट वन इज स्पेसिफाइंग इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स. इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको डेटाबेस में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करने रहते हैं. तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जब आप क्रिएट स्टेटमेंट लिखते हैं उसी में आप डिफाइन कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉलम है मेरा, इस कॉलम का ये पर्टिकुलर डेटा टाइप है और ये उसकी साइज है. तो ये एक तो डोमेन कंस्ट्रेंट डिफाइन हो गया उसका. उसके बाद मुझे उसमें प्राइमरी की कंस्ट्रेंट डिफाइन करना है कि डेटा मेरा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए. तो मैंने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट भी क्रिएट स्टेटमेंट में या डीडीएल क्वेरी में मैंने क्या कर दिया है? समझा दिया है कि ये पर्टिकुलर कॉलम जो है मेरा वो क्या है? प्राइमरी की तरह एक्ट करेगा. अगर मुझे प्राइमरी की फॉरेन की करके दो पर्टिकुलर यूजर्स को या दो पर्टिकुलर टेबल्स को हमें क्या करना है? कनेक्ट करना है, इंटर रिलेशन हमें क्या करना है? उसमें प्रोवाइड करना है. तो दैट इज अ काइंड ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जिसमें हम क्या करते हैं? फॉरेन कीज डिफाइन करते हैं और उन फॉरेन कीज को प्राइमरी के साथ इंटरलिंक करते हैं. सो दोस ऑल कंस्ट्रेंट्स आर नोन एज इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स. तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स भी कौन डिफाइन करेगा? डीबीए. ठीक है, या जो ऐसा बोलना चाहिए कि इंटीग्रेशन वो डिफाइन करेगा जो पर्टिकुलर टेबल्स को क्रिएट करेगा. टेबल्स कौन क्रिएट कर रहा है? यहाँ पे पहले ही बता दिया है, स्कीमा क्रिएशन वो भी कौन करेगा? डीबीए ही करेगा. Last one is the routine maintenance. अब रूटीन मेंटेनेंस में क्या आता है? एक्टिंग एज लाइसेंस विद यूजर्स. मतलब कौन सा यूजर्स कौन से पर्टिकुलर यूजर के डेटा को एक्सेस कर सकता है या कोई पर्टिकुलर यूजर अगर एब्सेंट है तो उसके बदले कौन सा पर्टिकुलर यूजर उस डेटा को एक्सेस कर सकता है. नेक्स्ट वन इज मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्डिंग टू चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट्स. अगर कोई रिक्वायरमेंट चेंज होती है, ठीक है, तो कोई रिक्वायरमेंट चेंज होती है मतलब मेरे को कुछ डेटा के साथ कुछ डेटा और भी चाहिए. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? एक और कॉलम ऐड करूंगा या और पर्टिकुलर कॉलम को मैं क्या करूंगा? या उस पर्टिकुलर डेटा टाइप को चेंज कर सकता हूं कि वो डेटा मेरा उसमें फिट नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ये सब चेंजेस जो है, ये चेंजेस भी कौन करेगा? डीबीए करेगा. किसमें? स्कीमा मॉडिफाई करके. ठीक है. परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग मतलब अगर मेरा पर्टिकुलर जो रिट्राइवल है वो बहुत स्लो आ रहा है तो मैं क्या करूंगा? उसमें इंडेक्सिंग क्रिएट करूंगा. इंडेक्सिंग करके मैं क्या करूंगा? उसको फास्टर रिट्राइवल करने की कोशिश करूंगा. तो ये सब भी कौन करेगा? डीबीए करेगा. लास्ट वन इज पीरियोडिकली बैकिंग अप द डेटाबेस. तो बैकअप क्यों जरूरी है? क्योंकि कहीं भी फेलियर हो सकता है
अगर कहीं पे भी फेलर ऑकर होगा तो हम क्या करेंगे, बैकअप डेटा से हम क्या करते हैं, उसको रिस्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये बैकअप लेने का काम भी कौन करता है, डीबीए करता है। ठीक है, तो दीज आर ऑल डेटाबेस यूजर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं डेटाबेस सिस्टम स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट्स, और यू कैन से द कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, तो इस डेटाबेस सिस्टम स्ट्रक्चर का ये देखिए कुछ डायग्राम है यहाँ पर। ये डायग्राम एग्जाम में पूछता है, एक्सप्लेन कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखते हैं, इस डायग्राम में 2 मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट मॉड्यूल इज क्वेरी प्रोसेसर, सेकंड वन इज स्टोरेज मैनेजर। ठीक, क्वेरी प्रोसेसर काम क्या है, प्रोसेस द क्वेरी। ठीक है, जो भी क्वेरीज आ रही है ऊपर से उसको क्या करना है, प्रोसेस करना है। और स्टोरेज मैनेजर का काम क्या है कि उन पर्टिकुलर उस क्वेरीज से अगर कोई डेटा आ रहा है तो उसको स्टोर कराना है किसमें, डेटाबेस में, या फिर उस पर्टिकुलर क्वेरीज से जो प्रोसेस होकर आई हैं उन क्वेरीज में अगर कोई डेटा डेटाबेस से रिट्राइव करना है तो वो क्या करना है, आगे फॉरवर्ड करना है उन पर्टिकुलर यूजर्स तक। तो ये काम किसका है, स्टोरेज मैनेजर। ठीक है, तो बेसिकली 2 पार्ट्स ही होते हैं इसमें, एक होता है क्वेरी प्रोसेसर, एक होता है आपका स्टोरेज मैनेजर। ठीक है, अब 1 बाय 1 देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर लिखे हुए हैं सारे यूजर्स। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है नैव यूजर्स, जिसके अंदर आते हैं टेलर्स, एजेंट्स एंड वेब यूजर्स। उसके बाद लिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, फिर लिखा हुआ है सोफिस्टिकेटेड यूजर्स, उसके बाद लिखा हुआ है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो ये सब मेरे क्या हो गए हैं, डेटाबेस यूजर्स हो गए हैं। अब जैसे ही मैंने कहा था कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करेगा, पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट करेगा। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट करेगा तो किसी न किसी प्रोग्राम को, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंपाइल या लिंक करने के लिए हमें कंपाइलर लिंकर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से उसने एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट किया और उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को उसने क्या किया, कंपाइलर और लिंकर से क्या कर दिया, कंपाइलर लिंकर के पास भेजा ताकि उसको कंपाइल कर सके और उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने लिखी हैं, जो भी डीएमएल क्वेरीज लिखी हैं, उनको क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, सेकंड वन इज सोफिस्टिकेटेड यूजर। ये क्या करेगा, क्वेरी टूल्स यूज करेगा और जो भी क्वेरीज वो लिखेगा उसके लिए वहां पे क्वेरीज पहुंचेगी, डीएमएल क्वेरीज। ठीक है, एक था हमारा नैव यूजर जो क्या करेगा, परमानेंट एप्लीकेशन इंटरफेसेस या परमानेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को क्या करेगा, यूज करेगा। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं इनके लिए भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम अगर मैं राइट कर रहा हूं तो पहले कंपाइलर से वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट कोड आ रहा है। ये जो एप्लीकेशन इंटरफेसेस है इसमें पहले से प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड पहले से क्रिएटेड है, तभी उसको क्या कर रहा है, डायरेक्टली और रन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो एप्लीकेशन प्रोग्राम आ रहे हैं पहले से कंपाइलर लिंकर में हम कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट कोड को ही रन कर रहा है। ठीक है, अब ये कंपाइलर लिंकर जो है ये तो होस्ट लैंग्वेज का कंपाइलर लिंकर है, इसमें जो भी डीएमएल क्वेरीज होगी उसको क्या करेगा, डीएमएल क्वेरीज के पास भेजेगा। डीएमएल क्वेरीज क्या करेगा, डीएमएल कंपाइलर और ऑर्गेनाइजर के पास भेजेगा। जो भी डीएमएल क्वेरीज हैं उनको क्या करेगा, ये डीएमएल कंपाइलर कंपाइल करेगा कि इसमें क्या किस चीज का रिक्वायरमेंट है, वेदर वो इंसर्ट करना चाहता है, डिलीट करना चाहता है और किस टाइप का इंसर्ट करना चाहता है, कौन सा डेटा इंसर्ट करना चाहता है। ठीक है, तो ये हो गए 3 टाइप के यूजर जो सिर्फ एक्सेस कर रहे हैं डीएमएल क्वेरी से। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा यूजर है जो एडमिन टूल यूज कर रहा है और उसमें क्या कर रहा है, वो पहले कर रहा है स्कीमा क्रिएट। ठीक है, तो स्कीमा क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पे उसके लिए डीडीएल इंटरप्रेटर लगेगा, मतलब वो क्या करेगा, डीडीएल क्वेरी लिखेगा। स्कीमा क्रिएट कर रहा है, स्कीमा क्रिएट कर रहा है मतलब वो टेबल्स क्रिएट कर रहा है, उसमें डिफाइन कर रहा है कौन कौन से कॉलम्स होने चाहिए, कौन कौन से उनके डेटा टाइप्स होने चाहिए, कौन कौन उसमें इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो जो भी डीडीएल क्वेरीज वो लिखेगा वो क्या कर सकती है, उनके लिए डीडीएल इंटरप्रेटर लगेगा और जो भी डीडीएल इंटरप्रेटर से जो भी डेटा आपका जो भी स्ट्रक्चर डिफाइन होगा उसको डायरेक्टली क्या करेगा, डेटा डिक्शनरी में स्टोर करेगा। क्लियर है? अब इस एडमिन टूल से वो डीएमएल क्वेरीज भी लिख सकता है, कुछ डेटा वो भी चेंज कर सकता है। तो उसके लिए भी यहाँ पे क्या होगी, डीएमएल क्वेरीज के पास आएंगे तो उस डीएमएल क्वेरीज को डीएमएल कंपाइलर एंड ऑर्गेनाइजर के पास भेजा जाएगा, जो कंपाइल करके ऑर्गेनाइज करके क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन के पास पहुंचेगी। ठीक है, अब चाहे यहाँ से क्वेरी आए, चाहे यहाँ से क्वेरी आए, चाहे यहाँ से क्वेरी आए, आपके पास जो डीएमएल क्वेरीज हैं वो डीएमएल क्वेरीज अल्टीमेटली डीएमएल कंपाइलर से आपके पास क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन के पास पहुंच रही है। अब क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन क्या करती है, क्वेरी को इवैल्यूएट करती है। इवैल्यूएट करती है मतलब अगर मेरे पास कोई क्वेरी आ रही है और उसकी अल्टरनेट क्वेरी पॉसिबल है तो वो क्या करता है, क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन क्या करता है, क्वेरी इवैल्यूएशन प्लान्स जनरेट करता है। ठीक है, और जो भी लो कॉस्ट क्वेरी प्लान रहते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, वो आगे फॉरवर्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ तक का काम जो था आपका क्वेरी को प्रोसेस करने का था, इसलिए ये जो मॉड्यूल्स थे
इनको हम बोलते हैं क्वेरी प्रोसेसर। यहाँ तक जो था पूरा क्वेरी प्रोसेस हुई अभी तक। क्वेरी प्रोसेस होके क्वेरी रिलेशन प्लान बने हैं, उन क्वेरी रिलेशन प्लान को क्या कर रहा है उसमें स्टोरेज मैनेजर के पास फॉरवर्ड किया है। तो यहाँ पर स्टोरेज मैनेजर के पास क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, बफर मैनेजर है, फाइल मैनेजर है, ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर है और ट्रांजेक्शन मैनेजर। ठीक है, 4 टाइप के मॉड्यूल्स हैं, चारों तक उसने क्या किया, क्वेरी रिलेशन प्लान को भेजा है। अब इनके रोल्स देखते हैं। बफर मैनेजर क्या होता है? बफर क्या होता है? बफर इज एन टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, एक होती हमारी प्राइमरी मेमोरी, एक होती हमारी टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, तो जो आप, एक होती हमारी सेकेंडरी मेमोरी जहाँ पे डेटा स्टोर रहता है, एक होती हमारी प्राइमरी मेमोरी जहाँ पे हमें क्या करना है, डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी में लाएंगे, तभी उस प्राइमरी मेमोरी को हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं कोई पर्टिकुलर डेटा को राइट करता हूँ तो भी मेरे पास प्राइमरी मेमोरी रहती है। पहले प्राइमरी मेमोरी में क्या करता हूँ, इनपुट लेता हूँ, इनपुट लेने के बाद मैं उसको सेकेंडरी स्टोरेज में क्या करता हूँ, राइट करता हूँ। ठीक है, सो दिस स्टोरेज इज द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, और जो प्राइमरी मेमोरी है, उस प्राइमरी मेमोरी के और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में एक रहता है बफर। ठीक है, तो पहले टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी, उस बफर को हम बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, जिसमें लीस्ट रिसेंटली यूज डेटा यूज रहता है। ठीक है, या उसको बोलते हैं रिसेंटली यूज डेटा जो है उसको हम स्टोर करते हैं वहां पर। तो अगर हमें कोई डेटा रीड करना है तो हम क्या करते हैं, हम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी तक ले आते हैं, तो बीच में जो रहता है बफर रहता है। ठीक है, जब हम राइट करते हैं तो भी प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी डेटा जाता है, उसमें भी बीच में रहता है बफर। ठीक है, तो ये बफर मैनेजर काम वही है कि अगर डेटा बहुत सारा आ रहा है, मेन मेमोरी मेरी कम है, डेटा मेरे पास ज्यादा रिट्राइव हो रहा है, तो पहले वो बफर में स्टोर होता है, फिर बफर से 1 बाय 1 में क्या करता हूँ, उसको रिट्राइव करता हूँ। या डेटा में बहुत ज्यादा स्टोर कर रहा हूँ तो पहले वो बफर में राइट होता है, बफर से क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी में डेटा राइट होता है। क्लियर है? सेकेंड वन इज फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर का काम क्या है कि डेटा मेरा कौन से फाइल से रीड करना है या कौन से फाइल में राइट करना है। क्लियर है? ये है मेरा फाइल मैनेजर का काम। नेक्स्ट वन इज ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर। ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर का काम क्या है कि कौन सा यूजर उसको एक्सेस कर रहा है, वो पर्टिकुलर यूजर ऑथराइज्ड यूजर है कि नहीं। अगर वो अनऑथराइज्ड यूजर है तो उसको एक्सेस प्रोवाइड नहीं करना है, और अगर वो ऑथराइज्ड यूजर है तो उसको एक्सेस प्रोवाइड करना है। क्लियर है? तो ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मैनेजर का मतलब ये है कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को भी चेक करेगा, कौन करेगा, यही पर्टिकुलर मॉड्यूल करेगा। एंड लास्ट पर इज द ट्रांजैक्शन मैनेजर। तो ट्रांजैक्शन मैनेजर मींस जो ट्रांजैक्शन में 2 टाइप के प्रॉब्लम्स पड़े थे हमने, एक था हमारा एटॉमिसिटी प्रॉब्लम और एक था हमारा कॉन्करेंट एक्सेस एनोमली प्रॉब्लम। एटॉमिसिटी प्रॉब्लम में पढ़ा था कि या तो दोनों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने चाहिए, मतलब ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, और नन आर। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा, ट्रांजैक्शन को मैनेज करने का काम ट्रांजैक्शन मैनेजर करेगा। और कॉन्करेंट एक्सेस एनोमली भी कि एक से ज्यादा यूजर अगर एक साथ उस डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो किस यूजर को एक्सेस प्रोवाइड करना है, ये काम भी कौन करेगा, ट्रांजैक्शन मैनेजर ही करेगा। क्लियर है? तो ये होगा सेकंड पार्ट व्हिच इज स्टोरेज। स्टोरेज में बेसिकली 4 पार्ट्स हैं। पहला तो है डेटा फाइल जिसमें एक्चुअल डेटा स्टोर्ड है। सेकंड है इंडाइसेस फॉर फास्टर रिट्राइवल ऑफ द डेटा। ठीक है, जैसे हम बुक में इंडेक्सेस क्रिएट करते हैं वैसे यहाँ पे भी इंडेक्सेस पहले से क्रिएटेड रहती हैं। थर्ड वन इज डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी इज एन क्रिटिकल पार्ट ऑफ डेटाबेस which stores metadata. What is metadata? Metadata is data about the data. तो जैसे ही मैंने आपको कहा कि यहाँ पर DDL क्वेरी उसने लिखी, उसने डिफाइन किया कि ये डेटा स्टोर हो रहा है, उसका ये डेटा टाइप है, उसको हमने क्या किया, हमने डेटा डिक्शनरी में स्टोर कर दिया। तो ये जो था मेटाडेटा स्टोर हो गया कि मैं यूज कर रहा हूँ रोल नंबर। रोल नंबर के बारे में मेटाडेटा क्या है, मतलब डेटा अबाउट द डेटा क्या है कि रोल नंबर इज एन नंबर टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, स्टूडेंट नेम, this is the data about the data, और metadata of student name is varchar 220 कि उसमें वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर के कैरेक्टर्स ही स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, उसकी साइज क्या होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड मेटाडेटा। ठीक है, डेटा मेटाडेटा मींस डेटा अबाउट द डेटा। ठीक है, ये स्टोर करता है डेटा डिक्शनरी। और आखिरी में एक है स्टेटिस्टिकल डेटा। स्टेटिस्टिकल डेटा मींस जो स्टेटिस्टिक्स पर्पस से यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल सम निकालना है, हमें वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है, टोटल मार्क्स निकालने हैं, एवरेज मार्क्स निकालने हैं। तो ये सब डेटा जो है अलग से स्टेटिस्टिकल डेटा स्टोर्ड रहते हैं आपके डेटाबेस में। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ योर DBMS। ठीक है, या जिसको बोलते हैं डेटाबेस सिस्टम स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है,
इसके बारे में ही यहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ाया है वही यहाँ पर जो है समझाया गया है, इसको आप लोग देख लेंगे क्या क्या इसके पर्टिकुलर मॉड्यूल्स हैं। ये आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं। इसमें आ रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर्स दैट विल एक्सेस द डेटा इन द डेटाबेस। तो उसमें आप लोगों को बताना है एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, विजिट यूजर, स्पेशलाइज्ड यूजर, नैव यूजर। ठीक है। सेकंड वन इज व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ डीबीए, सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद है एक्सप्लेन द कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ द डीबीएस। तो कंप्लीट आर्किटेक्चर बोलेगा तो आपको यही वाला डायग्राम बता के इसी को समझाना है। और अगर आपको सिंपल एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ द डीबीएस बोलता है तो आप ANSYS स्पार्क आर्किटेक्चर भी समझा सकते हैं, जो आपको मैंने पिछली क्लास में समझाया था। क्लियर है। फिर आता है एक्सप्लेन सिस्टम स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स, उसमें भी आपको यही डायग्राम समझाना है। व्हाट इज डेटा डिक्शनरी, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। और व्हाट इज मेटा डेटा, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझाना है। सर क्लियर? मेटा वाला क्या बोल रहे हो? मेटा डेटा वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, मेटा डेटा। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट द डेटा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को मैंने कल एक डेटाबेस क्रिएट करके बताया था। ये देखिए स्टूडेंट डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है। Now this Ram, Shyam and Gopal, these are data. Clear है? Ram, Shyam and Gopal, these are all data. What is the data about this data? These 3 are the role student names of the students. So this is the metadata, data about the data. Clear है? Now 3, 5, 5, these are the data. And what about the डेटा अबाउट द डेटा, मतलब इस डेटा के बारे में क्या डेटा है, तो दीज 3 आर दी सेमेस्टर वैल्यूज ऑफ द स्टूडेंट। क्लियर है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग मेटा डेटा। जो हम लोग मेटा डेटा यहाँ पे डिफाइन करते हैं डीडीएल क्वेरी में। हमने जब इसको क्रिएट किया तो हमने डिफाइन किया कि कौन कौन से फील्ड्स होने चाहिए मेरे पास, और उनके बारे में हमने डिफाइन किया कि दीज इसके जो डेटा टाइप है वो क्या होने चाहिए। क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटा डेटा। और कोई डाउट? एनी मोर डाउट्स? सर और वो फंक्शंस ऑफ डीबीए में स्कीमा एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन, वो वाला पॉइंट एक बार बताइए। फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन। फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जो मेरा डेटा है वो किस टाइप से स्टोर्ड है। जो था स्कीमा एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन। ठीक है। तो स्कीमा ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन, स्कीमा मॉडिफिकेशन मतलब जो आपने डीडीएल क्वेरी लिख के जो आपने कॉलम नेम डिफाइन किए हैं और उसके जो डेटा टाइप डिफाइन किए हैं, उनको डेटा टाइप को चेंज करना, या तो उनके कॉलम के नेम को चेंज करना, या उनके कॉलम ऐड करना, टेबल में कॉलम को हटाना, रिमूव करना, ये हो गया मेरा स्कीमा मॉडिफिकेशन। अब फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन मतलब वो फिजिकली डेटा मेरा कैसे स्टोर हो रहा है। जो आपका जो इंटरनल स्कीमा में हमने बताया था, फिजिकल स्कीमा में, वो फिजिकल स्कीमा भी कौन चेंज कर सकता है? डीबीए ही चेंज कर सकता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने आपको बताया था कि आपका जो जीमेल आईडी है, उसका जो जीमेल के जो आपके अकाउंट्स हैं, ठीक है, आप कहीं से भी जीमेल में अपना क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं जहां भी आपको इंटरनेट मिलता है। ठीक है। अब वो जीमेल का जो आपका डेटा है, जो आपके मेल्स हैं, वो एक डेटा है। वो डेटा कभी आपको यूएस के सर्वर से मिलता है, कभी आपको इंडिया के सर्वर से मिलता है। ठीक है। तो वो डेटा आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कभी इधर स्टोर्ड है, कभी दूसरी जगह स्टोर्ड है। क्लियर है। तो उसको बोलते हैं फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुआ आपका, या फिजिकल लोकेशन आपका चेंज हुआ। क्लियर है। तो ये भी कौन चेंज करेगा? डीबीए ही चेंज करेगा। क्लियर है। एनी मोर डाउट्स? सर एक बार 4th जनरेशन लैंग्वेज को समझा देंगे क्या? 4th जनरेशन लैंग्वेज, आजकल जो भी लैंग्वेज चल रही हैं, जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही हैं, उनको हम लोग बोलते हैं 4th जनरेशन लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि उसमें सब कुछ पहले से ही जो है बिल्ड किया हुआ है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके जो सी और C++ लैंग्वेजेस थी, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरा प्रोग्रामिंग करते थे। प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में तो पूरा प्रोग्रामिंग करना ही पड़ता था हमें पहले से। अगर आपको कुछ
इनबिल्ट फीचर यूज करना है तो आपको फंक्शंस खोजने रहते थे, और फंक्शंस खोजने के बाद ही आपको अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपको बनाना पड़ता था, ठीक है। लेकिन आजकल जो जैसे आप जावा पढ़ रहे हैं, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ क्लासेस पहले से बनी हुई हैं, ठीक है। आपको अगर कोई फीचर्स आपको चाहिए ऐसा, तो आप क्या करेंगे, पहले उन क्लासेस को एक्सप्लोर करेंगे। आपको अगर कोई क्लास मिल जा रही है, ऐसा कोई उसका मेथड मिल जा रहा है जो आप यूज कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस, जिसके लिए आपको फिर से प्रोग्रामिंग करने की नीड नहीं है, ठीक है। ओके सर। आपको डायरेक्टली उसको यूज करना है, क्लियर, उसको इंस्टेंशिएट करना है, मतलब उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसको डायरेक्टली कॉल कर देना उन मेथड्स को। So these type of languages are known as fourth generation languages. Clear है? Any more doubts? Yes, any more doubts? सर ये सोफिस्टिकेटेड यूजर और स्पेशल यूजर में क्या डिफरेंस? सोफिस्टिकेटेड यूजर एक ऐसा यूजर है जो क्वेरी टूल्स यूज कर रहा है, लॉगिन कर रहा है, लॉगिन करके फिर क्या कर रहा है, डेटाबेस में डीएमएल क्वेरीज राइट करके डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है। और स्पेशलाइज यूजर एक ऐसा यूजर है जो वो भी परमानेंट एप्लीकेशन इंटरफेसेस ही यूज कर रहा है, या ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज कर रहा है जिसमें वो स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर, स्पेशलाइज डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है। अगर मुझे कोई डिजाइन करना है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो मेरे को उस टाइप का स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर चाहिए ना। मैं हर किसी सॉफ्टवेयर में तो नहीं बना सकता ना वैसा डिजाइन। तो उन पर्टिकुलर यूजर्स को हम बोलते हैं स्पेशलाइज यूजर्स। क्लियर है? ओके सर।